जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं जो कि यूपीपी, यूपीएसआई या फिर जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी जगहों के लिए पर्याप्त होगा। आपका यूपीपी का पेपर अगस्त में 23, 24, 25 में होना है, तो आप सभी खूब मन लगाकर पढ़िएगा। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि क्लास कैसी लगी और क्या सुधारना है। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि धातु कहते हैं। धातु कहते हैं, ऑप्शन है क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के सामान्य रूप को, क्रिया के उत्तम रूप को या क्रिया के संपूर्ण रूप को। तो जो धातु होता है वह क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। धातु किसे कहते हैं? क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूतकाल के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं? 7, 6, 9, 4। तो भूतकाल के कितने भेद हैं यह आप सभी को पता होगा, और जिसे नहीं पता वो समझ ले कि 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। वो 6 कौन कौन से होते हैं यह आप सभी सुन लीजिएगा। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा पूर्ण भूतकाल, तीसरा अपूर्ण भूतकाल, चौथा आसन्न भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा जो होता है वह हेतुमत भूतकाल होता है। तो ये रहे आपके 6 भूतकाल के भेद। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है तद्भव शब्द बने हैं। बताना है कि तद्भव शब्द किससे बने हैं। ऑप्शन है हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से या संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो जो तद्भव शब्द होता है वह संस्कृत शब्द में कुछ बदलाव होने के कारण होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा कि संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव करके हम उसे तद्भव बनाते हैं। तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द का चयन करना है कि तत्सम शब्द कौन है। निद्रा, कान, मोर, बंदर। तो यहाँ पर तत्सम शब्द जो आपका होगा या हो जाएगा वह निद्रा शब्द हो जाएगा। निद्रा शब्द हमारा तत्सम है। अगर निद्रा का तद्भव लिखें तो नींद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निद्रा का तद्भव नींद हो जाएगा। तो तद्भव शब्द लिख देते हैं। निद्रा का नींद हो जाएगा। कान, बंदर, मोर ये सभी क्या हैं? तद्भव हैं। लेकिन इसके तद्भव तत्सम क्या होगा ये जान लीजिए। कान का कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कान का कर्ण हो जाएगा। मोर का मयूर हो जाएगा तत्सम, और बंदर का वानर हो जाएगा तत्सम। अगला क्वेश्चन है पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। पर्यायवाची शब्द या पर्याय शब्द आपको दिया गया है, इसमें आपको खोजना है या चयन करना है कि कौन सा समूह है जो सही नहीं है। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, नारी, महिला, औरत, पहाड़, पर्वत, पुस्तक, आग, अनिल, आग, अग्नि, अनल। तो देखिए सभी में पर्यायवाची जो हैं एक कर ही दिया गया है, समान रूप से दिया गया है। लेकिन ऑप्शन सी देखिए, पहाड़, पर्वत, पुस्तक। अब ये पुस्तक शब्द पहाड़ और पर्वत का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द नहीं है। तो जो नहीं है वह हमारा विकल्प
सी हो जाएगा। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? हमें सही विलोम शब्द युग्म का चयन करना है। आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विदान, आदान समाधान। तो जो सही है वह आदान का प्रदान हो जाएगा विलोम शब्द। तो विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। जो और शब्द है इसके अनेकार्थी शब्द का चयन करना है। अन्य, उसका, दूसरा, तथा, सब, परंतु, परंतु, अपना। तो और शब्द का जो अनेकार्थी है वह दूसरा तथा हो जाएगा। तो विकल्प हमारा जो बी है यह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो काम करना कठिन हो, दुष्कर, दूभर, कठिन, असंभव। तो जो काम करना कठिन हो उसे दुष्कर कह देंगे। क्या बोलेंगे? उसे दुष्कर कहेंगे। यानी विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, सही शब्द भरिए। रिक्त स्थान की जगह कौन सा शब्द आएगा? कि पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, नीर, नीम, नीड़, नींद। तो पक्षी जो हैं पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? घोंसला। और नीड़ शब्द जो है वह घोंसला का अर्थ होता है। तो यानी विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अनु उपसर्ग से बना शब्द है। हमें अनु उपसर्ग से बना शब्द चुनना है। अनुचर, अनुपमा, अंतर, अनुत्तर। तो यहाँ अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द अनुचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुचर। चर हमारा शब्द हो जाएगा, अनु उसमें उपसर्ग जुड़ जाएगा तो उपसर्ग से बनने वाला शब्द अनुचर हो जाएगा। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भुलक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है यह हमें बताना है। भू, डा, अक्कड़, भूल। तो भूल हमारा मूल शब्द है, उसमें अक्कड़ शब्द जुड़ गया है तो इसीलिए भुलक्कड़ शब्द बन गया है। तो अक्कड़ हमारा प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्कड़ शब्द भुलक्कड़ में प्रत्यय होगा। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। गीतांजलि शब्द में कौन सी संधि है यह आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आपको चुनना क्या है? सही संधि विच्छेद। गीता धन अन्य, गीत धन जली, गीतान धन अंजलि, गीत धन अंजलि। तो सही विकल्प जो आपका होगा, सही उत्तर जो होगा वह गीत धन अंजलि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गीत धन अंजलि हो जाएगा। तो गीतांजलि बन जाएगा। सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। हमें शुद्ध रूप का चयन करना है कि सभी मिलकर स्कूल जाता है का क्या होगा। सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो सही शब्द क्या होगा? सभी मिलकर।
तो सभी जब है तो मिलकर स्कूल जाते हैं तो नहीं होगा। क्या सभी मिलकर की जगह क्या शब्द अच्छा रहेगा या लगेगा कि सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रसोई घर में कौन सा समास है। क्या रसोई घर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो रसोई घर में तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। आप कमेंट में बताइएगा रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा। क्या रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा? मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। मैं खाता हूँ का कर्मवाच्य में हमें बदलना है तो क्या हो जाएगा? मुझसे खाया जाता था, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे खाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? मैं खाता हूँ तो मुझसे खाया जाता है। क्या हो जाएगा? मुझसे खाया जाता है। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या परिणामवाचक क्रिया विशेषण। मैं रोज पढ़ता हूँ, यह हमारा क्वेश्चन है। विकल्प है तो इसमें विशेषण का भेद बताना है कि कौन सा विशेषण है। मैं रोज पढ़ता हूँ, रोज क्या दर्शा रहा है कि रोज शब्द काल को प्रदर्शित कर रहा है। किसको? कि वो रोज पढ़ता है, काल को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। निम्न में से योजक चिन्ह है। हमें योजक चिन्ह का चयन करना है, पहचानना है। तो आप सभी बताइए कि कौन सा विकल्प सही होगा, ए, बी, सी, डी। तो जो योजक चिन्ह होता है वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। क्या? घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है रोशनी करना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना, घी डालना। तो घी के दिए जलाना क्या होगा? सही उत्तर आपका खुशी मनाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घी के दिए जलाना यानी खुशी मना रहे हो आप। विकल्प बी सही हो जाएगा। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। क्या है? लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख, अच्छी बातें। तो क्या होगा? लोकोक्ति का जो सामान्य अर्थ होता है लोक की उक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोक की उक्ति यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। अब इस लाइन को पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है? भक्ति का रस उत्पन्न हो रहा है, वीर का रस उत्पन्न हो रहा है, हास्य का रस उत्पन्न हो रहा है या श्रृंगार का रस उत्पन्न हो रहा है। तो क्या है? चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी यानी वीर रस का भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर वीर रस हो जाएगा हमारा सही विकल्प।
अगला क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आपको बताना है चौपाई में या चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 20, 17, 15, 16। तो चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा। अलंकार बताना है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार। तो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर यमक अलंकार है। क्या है? यमक अलंकार है, क्योंकि इस पंक्ति में एक शब्द 2 बार आया है और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। क्या हैं? दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। काली घटा, पहले घटा का काले बादल हो जाएगा, यानी घटा का पहला अर्थ मेघ यानी बादल हो जाएगा। दूसरी घटा में क्या है? घमंड घटा, दूसरे जो घटा शब्द दिया गया है उस घटा का अर्थ कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी जो काली काली घटाएं थीं, बहुत ज़्यादा बादल थे, उसका घमंड घट गया, यानी अब वो कम हो गया है। वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? 10, 7, 2, 8। तो वर्णों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। वर्णों के 2 भेद हैं। कौन कौन से? आप सभी जानते होंगे। पहला स्वर क्या हो जाएगा? पहला स्वर हो जाएगा। दूसरा व्यंजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हमें स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। मालिक, कहार, पाठक, योगिनी। तो यहाँ पर योगी शब्द पुल्लिंग होता है, लेकिन योगिनी शब्द दिया गया है, तो हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योगिनी स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। शिक्षकों, शिक्षिका, शिक्षिकाएं या शिक्षकगण। तो देखिए, शिक्षकों, शिक्षिका, शिक्षिकाएं, शिक्षकगण। तो यहाँ पर शिक्षकगण जो होगा वह सॉरी गलत है, हो गया। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षक का बहुवचन होगा। क्या? शिक्षक का बहुवचन हमें बताना है। शिक्षकों, शिक्षिका, शिक्षिकाएं, शिक्षकगण। तो जो शिक्षक का बहुवचन होगा वह शिक्षकगण हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पुल्लिंग शब्द का चयन यहाँ पर हमें करना है। क्या? नायिका, लेखिका, वधू, धावक। तो नायिका, लेखिका, वधू ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग। लेकिन जो धावक शब्द है वह हमारा पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताना है। कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेखांकित शब्द कपड़ा है तो कपड़ा कैसा हो जाएगा? कर्म कारक यहाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह मेरी पतंग है। रेखांकित शब्द का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है यानी निश्चित हो रहा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? जो समझदार शब्द है विशेषण का कौन सा भेद है? सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो समझदार जो है वह कैसा है? किसी भी व्यक्ति के बारे में गुण बताया जा रहा है कि वह कैसा है? समझदार है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चा शब्द से बना विशेषण, चर्चाएं, चार्चा, चर्चित, चर्या। तो चर्चित जो है वह चर्चा शब्द से बना विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयद्रथ वध। जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत। तो जयद्रथ वध किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अतीत के चलचित्र। क्या? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह, सियाराम शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अतीत के चलचित्र किसकी हो जाएगी? महादेवी वर्मा जी की रचना है। अब एक गद्यांश दिया जा रहा है, पूर्ण गद्यांश तो नहीं है क्योंकि पूर्ण गद्यांश दूसरे पेज पे है, अधूरा इस पर और आधा उस पेज पर। तो आप सभी भी इस गद्यांश को पढ़िएगा, फिर हम इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो अब शुरू करते हैं इस गद्यांश को। विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को ना आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। क्या? लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज़ बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वहीं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का साधन भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है।
वनों के कारण ही नदियाँ अपने भीतर जल की अमृतधार संजोकर प्रवाहित हो रही है। तो ये रहा आपका गद्यांश। अब हम इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है। वनों का महत्व समझना, वनों को अत्यधिक काटना, वनों को बेचना या वन लगाना। तो वनों का मूल्य आंकने का जो अर्थ है वह है वनों का महत्व समझना। क्या हो जाएगा? वनों का महत्व समझना। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। आश्रय स्थल से अभिप्राय है। आश्रय स्थल से अभिप्राय है भोजन का स्थान, घूमने का स्थान, रहने का स्थान, आश्रम का स्थान। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? आश्रय स्थल से अभिप्राय रहने के स्थान से होता है। क्या? रहने के स्थान से होता है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? वनों के, धरती के, किसानों के, समुद्रों के। तो गद्यांश को अगर आपने पढ़ा है तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? वनों के कारण प्रवाहित हो रही है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? जो वन है वह पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से करते हैं? तेज हवाएं चलाकर, छाया देकर या वर्षा कराने में सहायक बनकर, लकड़ी देकर। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा कि वर्षा कराने में सहायक बनकर। तो विकल्प हमारा जो है सी सही हो जाएगा। अब आता है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वनों के संरक्षण से अभिप्राय है। वनों के संरक्षण से अभिप्राय है वनों को काटना, वनों को फैलाना, वनों को साफ करना, वनों को बचाना। तो वन संरक्षण से जो अभिप्राय है, जो अर्थ है, वनों को बचाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वनों को बचाना। अर्थात हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। तो ये रही आज की क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, बट आप लोग अधिक से अधिक सहयोग करें, अधिक से अधिक साथ दें। क्लास को समय कम हो तो भी आप क्लास को स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में, इस परिवार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।